पढ़ के आना चाहिए था आपको मेंडल, मगर नहीं पढ़ के आए हैं तो इट्स ओके। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं जो बैठा हूं। हाँ, परवाह पढ़ के आई है, माँ पढ़ी आई यहाँ। जबरदस्त, गुड, गुडर, गुडेस्ट। शुड वी स्टार्ट नाउ द न्यू चैप्टर, द मोस्ट क्रिटिकल लॉजिकल वीआईपी चैप्टर, जेनेटिक्स। पता नहीं क्यों जेनेटिक्स को लोग इतना सर पर लेते हैं कि इतना भयानक है, डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है। नहीं भाई, खोपड़ी आपकी चलनी चाहिए, सुने गौर से, प्रैक्टिस खूब करें, फिर देखें जेनेटिक्स कितना मजेदार चैप्टर है। बायो एनर्जेटिक्स, हाँ कैसे डिफिकल्ट था, जिनको समझ आ गया है उसको रिपीट ही नहीं करना पड़ेगा, अब इतना कॉन्सेप्चुअल है बिल्कुल। चलो भाई, जेनेटिक्स नाम क्या है? जीन टिक्स, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो टर्म है ये लिया गया है जीन से, और जीन की अगर इंग्लिश में मीनिंग करें तो जीन की इंग्लिश में मीनिंग है टू ग्रो इनटू। जीन की मीनिंग है जो एक जनरेशन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में ऐसे ट्रांसफर होता जाए, नॉलेज को, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता जाए, उसे कहते हैं जीन। लफ्जी माना जीन की ये है। अब जीन क्या है? जीन का मतलब है एक पार्ट है डीएनए का। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये मैंने बना लिया क्या आपके सामने, डीएनए। अब इस डीएनए के यहां से लेकर यहां तक के टुकड़े को कहते हैं जीन। क्यों भाई, किस खुशी में? हम कहते हैं जीन डीएनए का एक क्या है, पार्ट है, जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन हो, एक इंफॉर्मेशन का मतलब प्रोटीन बनाने के लिए उसमें कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हो। तो जीन क्या करता है बेसिकली? जीन क्या होता है? डीएनए का पार्ट होता है जो प्रोटीन को बनाएगा, खुद नहीं, किसी थर्ड पर्सन से बनाएगा, थर्ड पार्टी से बनवाएगा। और थर्ड पार्टी क्या होगी? वो होगी, ये समझ लें, जीन है। डीएनए से बनेगा क्या बनेगा? आरएनए। ये आरएनए जो है ये बनाएगा, इससे बनेगी राइबोसोम पे जाकर प्रोटीन। तो जीन एक पार्ट है डीएनए का, यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, छोटा बड़ा जीन होता है। जीन उसको कहेंगे जिसमें एक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन हो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, एक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन हो, तो उसे हम कहते हैं जीन। अब क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, कमेंट में बताएं कि डीएनए के साथ अगर हम प्रोटीन मिला लें और ये डीएनए इस प्रोटीन पे लपेट जाए तो ये बन जाएगा क्या? डीएनए और प्रोटीन क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। तो क्या मैं कह सकता हूं जीन जो है पार्ट है क्रोमोसोम का? हाँ, हाँ बिल्कुल, जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये भाई मैंने बना लिया एक क्रोमोसोम आपके सामने। इस क्रोमोसोम पर यहां से लाकर एक जीन है, फिर दूसरा जीन है, फिर तीसरा जीन है, फिर चौथा जीन है, फिर पांचवा जीन है, छठा जीन है, सातवां जीन है, आठवां जीन है, और ये 9th नंबर जीन है। कोई जीन छोटा है, कोई जीन बड़ा है। क्या ये जीन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे? नहीं नहीं, ये प्रोटीन होगी, प्रोटीन के ऊपर डीएनए लपेटा होगा, मैंने ऐसे स्ट्रेट बनाए हैं। जीन क्या मैं कह लूं कि जीन प्रेजेंट पार्ट है डीएनए का?
इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, प्रोटीन बनवाते हैं आरएनए से, और ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर, लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे बताएं, ये जीन अगर ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है एक, तो क्या ये उसके साथ नहीं जाएंगे क्या? आप कहेंगे सर क्या बात की आपने, अगर 500 जीन है क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम जा रहा है मतलब उसके सारे जीन जा रहे हैं साथ। तो जब ये जीन क्रोमोसोम का पार्ट है, क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे भाई? एक आदमी के पास 46 क्रोमोसोम है, दूसरे के पास भी 46 हैं, ये मेल है और ये 46 वाली फीमेल है। मैंने जेनेटिक्स को स्टार्ट ही नहीं किया, जीन पे मैं बात कर रहा हूं, फिर आ रहा हूं जेनेटिक्स पर, सुने मेरी बात। अब ये मेल और फीमेल दोनों बच्चा पैदा करेंगे, बच्चे के अंदर भी क्रोमोसोम 46। अरे भाई ये क्या? आप कहेंगे हाँ सर ऐसा ही होता है, ये प्रोड्यूस करेगा गेमेट जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, ये भी प्रोड्यूस करेगा गेमेट जिसमें 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम होंगे। फिर एक गेमेट यहां से आएगा, एक गेमेट वहां से आएगा, 23 क्रोमोसोम इधर से, 23 उधर, 46। तो 23 जो क्रोमोसोम आए वो क्या लेकर आए? जीन। और जीन ये 40 क्रोमोसोम पर तकरीबन 30,000, 30,000 जीन है। 30,000 जीन है हमारे सेल के अंदर। एक सेल के अंदर 30,000 जीन है, हर सेल के अंदर 30,000 जीन है। अब मुझे बताएं, क्या ये एक सेल में 30 के 30,000 जीन काम करेंगे या नहीं? नहीं भाई। आप कहेंगे सर लिवर ये करता है 300 काम करता है, किडनी 2 3 4 5 काम करती है, ब्रेन सारे काम ये ऐसे ऐसे करता है कंट्रोल, हार्ट ये काम करती है, लंग्स ये काम करते हैं। जो काम जो ऑर्गन कर रहा है उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो उस ऑर्गन में एक्टिव है, बाकी सारे जीन इनएक्टिव हैं। प्रेजेंट जीन हर एक सेल में वही हैं, मगर काम करने वाले जो सिलेक्टेड हैं वो एक्टिव कहलाएंगे और जो काम नहीं करेंगे वो इनएक्टिव कहलाएंगे। ये डिबेट एक और है, मगर इतना समझ लिया कि जीन ट्रांसफर हो रहा है। जब ट्रांसफर हो गया तो भाई इस बच्चे में क्या करेगा जीन जाकर? बताएं क्या बनाएगा बच्चे के अंदर? आप कहेंगे सर बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट, प्रोटीन बनाएगा। एग्जैक्टली बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की आंखें, बच्चे के दांत, बच्चे के बाल, बच्चे का कलर, बच्चे का हाइट, बच्चे का वेट, बच्चे की ब्लड, बच्चे का ब्लड ग्रुप, कितने कितने बयां करूं मैं। सारे जो बॉडी के कैरेक्टर हैं वो जीन देगा बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोटीन जो है हमें कैरेक्टर देगा। भाई कोई आदमी बड़ी हाइट का है, कोई छोटी का, तो किस में ग्रोथ वाली प्रोटीन ज्यादा बनी? हाइट वाले में। और कम बनी शॉर्ट में। किसने थोड़ी बनवाई, ज्यादा बनवाई? तो चलो ये बात हमने समझ ली। अब इस जीन की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जीन की स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। सुने भाई, गौर से सुनना, बड़ी काम की बात कर रहा हूं अभी। बड़ी काम की बात कर रहा हूं भाई, मैं सुने। अगर मैं कह रहा हूं स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशन, या स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। पहले आपने कहा सर स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, अब कह रहे हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो भाई समझें, हेरिडिटी क्या है? जो आपके अंदर ऑल जो कैरेक्टर हैं
जो आपके अंदर कैरेक्टर हैं उन सारे कैरेक्टर को मिला के कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। जो कैरेक्टर आपके अंदर सारे हैं उन सारे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर। और ये ट्रांसमिट होंगे कहां से? आप से आपके बच्चों में, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफर होंगे। तो जो सारे कैरेक्टर हैं आपके बॉडी के अंदर उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर। अब सुने भाई, एक आदमी है मेल जो टाल है, उसकी बीवी फीमेल वो शॉर्ट स्ट्रेचर की है, हाइट उसकी छोटी है। मेल की आंखें जो हैं वो ब्लैक हैं, फीमेल की आंखें जो हैं वो ब्राउन है। मेल के जो बाल हैं वो करली हैं। चलो कलर की बात करता हूं। मेल का कलर जो है वो डार्क, कलर को छोड़ें, 1 मिनट कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल चीजों को डिस्कस करें। मेल के अंदर जो है वो बाल जो हैं वो ब्लैक हैं और फीमेल के बाल जो हैं वो ब्राउन हैं। अब सुने, गिलास पींदो, खणो था। हाँ भाई, 1 मिनट में स्क्रीन को थोड़ा सेट कर लो, स्क्रीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसको छोटा कर लो। हाँ अब सही हो गया। तो भाई क्या कह रहे थे कि ये दो पेरेंट है, मेल और फीमेल। अब भाई आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर का और रिसेसिव कैरेक्टर का, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन का पता है आपको कि वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करें वो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस ना कर सकें वो रिसेसिव। अब भाई कैपिटल टी कैपिटल लेटर से डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी ये टाल होगा बंदा या प्लांट टाल है। और स्मॉल टी छोटा होगा। अब मुझे ये बताएं कैपिटल टी स्मॉल टी की हाइट लंबी होगी या छोटी होगी? एक ये जीन है डोमिनेंट, एक ये रिसेसिव है। आप कहेंगे सर टाल होगा, क्यों? क्योंकि ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ये एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसे हम रिसेसिव कहते हैं। चलो अगर प्लांट टाल हुआ तो उसका मतलब ये डोमिनेंट है उस पर, स्मॉल टी पर, कैपिटल टी। ओके सर, ओके सर। कौन सा जीन है डोमिनेंट और रिसेसिव में से जो दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा? कौन सी दोनों कंडीशन में? भले दोनों जीन डोमिनेंट हो, भले एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो। डोमिनेंट जीन, क्या रिसेसिव जीन इस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? एक डोमिनेंट एक रिसेसिव में नहीं। तो अगर दोनों जीन एक जैसे हैं उन्हें हम कहेंगे होमोजाइगस। जीन को क्या कहेंगे? होमोजाइगस। दोनों जीन डोमिनेंट तो होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों जीन रिसेसिव तो होमोजाइगस रिसेसिव। अगर एक जीन डोमिनेंट और एक रिसेसिव है तो उनको कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस जीन कौन है? जिनमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अब मुझे बताएं डोमिनेंट और रिसेसिव में कौन सा
जीन है जो हमेशा हमेशा ऑलवेज एंड ओनली रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, हेटेरो में नहीं कर सकेगा, अपने आप को नहीं कर सकेगा तो कमजोर है ना, हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा तो कमजोर है ना, ये कर सकेगा हेटेरो में भी होमो भी, तो ये डोमिनेंट है। रिसेसिव जीन ओनली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। अब भाई एक बात और, ये डोमिनेंट और रिसेसिव का चक्कर भी हो गया। अब ये जिनको मैं सर्किल कर रहा हूं वो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। टॉल डोमिनेंट है, ब्लैक हेयर डोमिनेंट है, सपोज करें ब्राउन आईज डोमिनेंट है ब्लैक पर। मेल के पास कितने डोमिनेंट कैरेक्टर हैं? 1 2, और फीमेल के पास 2 रिसेसिव हैं, 1 डोमिनेंट है। चलो इसको भी छोड़ें, अगर बात समझ नहीं आई तो मुझे ये बताएं, टॉल के लिए क्या ये मेल ऐसे हो सकता है कैपिटल टी? हाँ हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, हो सकता है। और ये फीमेल अगर शॉर्ट है तो इसके लिए क्या होगा? स्मॉल टी। क्या इस फीमेल को ऐसा कहेंगे आप कैपिटल टी स्मॉल टी? हाँ या ना में जवाब दें। नो, नेवर एवर, यू आर राइट। अच्छा, ब्राउन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्मॉल बी। और ब्लैक को कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी। चलो चलो, गुडर गुडेस्ट। अब ये डोमिनेंट है क्योंकि, तो इसको कहेंगे कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी। ये रिसेसिव है तो इसको कहेंगे स्मॉल बी। ये बालों की बात है तो ये आईज की बात है, ठीक है, ये आईज की बात है, और ये हेयर की बात है। चलो, अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के अंदर यहां से आया स्मॉल टी, एक मेल से आया कौन सा जीन? स्मॉल टी। फीमेल में तो है ही स्मॉल टी, ये भी आ सकता है कैपिटल टी। अगर बच्चे में दोनों तरफ से स्मॉल टी आया तो मुझे बताएं बच्चे की हाइट क्या होगी? शॉर्ट। क्यों भाई? डोमिनेंट पे जाना चाहिए ना। आप कहेंगे सर डोमिनेंट जीन आया ही नहीं। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मेल ये होता, ये नहीं होता, तो भाई बच्चा कैसा होता? आप कहेंगे सर एक कैपिटल टी मेल से आती तो बच्चा होता टॉल। इसका मतलब ये तो तय हो गया, बड़े कद वाले के बेटे छोटे हो सकते हैं और छोटे कद वाले के बेटे बड़े हो सकते हैं। ये जेनेटिक्स है भाई। ये मामू पे गया, ये नानी पे गया, ये दादी पे गया, ये दादा पे गया, ये परदादा पे गया। सुना है ना? ये सारी चीजें पढ़ेंगे। हाउ द चेंज कम्स इन ऑफस्प्रिंग, इन प्रोजेनी, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस, ये चीजें पढ़ेंगे। मैं ऐसे डिस्कशन कर रहा हूं आज, हवाल प्रोग्राम डे है आज अपना। हाँ भाई, चलो एक और। इसका मतलब ये भी हमने सीखा कि बच्चे में 2 जीन हैं, एक मदर से एक फादर से, है ना? ओके। अब अगर यहां से कैपिटल भी आया, यहां से स्मॉल भी आया, तो बच्चे के बाल कैसे बनेंगे? कैपिटल बी फॉर ब्लैक, स्मॉल बी फॉर ब्राउन, ब्लैक। अब बच्चे में स्मॉल बी यहां से आया और कैपिटल बी यहां से आया, तो बच्चे के बाल जो आंखें ब्राउन। ये कैरेक्टर मदर पे गया यानी फीमेल पे गया, ये कैरेक्टर भी फीमेल पे गया, और ये वाला कैरेक्टर मेल पे गया। तो भाई बच्चा जो बच्चा है क्या 100% मेल के जैसा है? क्या 100% फीमेल के जैसा है? नहीं भाई। आप कहेंगे सर कुछ कैरेक्टर इसके, कुछ कैरेक्टर इसके मिक्स होंगे और कुछ तो नए कैरेक्टर भी होंगे। ये डिसाइड तब होगा जब हम जीन की कॉम्बिनेशन देखेंगे कि बच्चा कैसा है।
तो इसका मतलब बच्चे में क्या आई है, अपने बाप और माँ से चेंज, तो इस चेंज को हम कहते हैं वेरिएशन। अब भाई मुझे कौन बताएगा ये वेरिएशन क्यों आई, जीन की वजह से। अब मुझे बताएं भाई, ये मैंने 3 कैरेक्टर रखे हैं, आपकी बॉडी में लाखों कैरेक्टर हैं, तो क्या लाखों के लाखों कैरेक्टर फीमेल वाले बच्चे में आ जाएंगे? यार कोई तो मेल का कैरेक्टर होगा ना, ठीक है। चलो, और अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बीमारी है जो बाप में है, जो बाप में है मगर बच्चे में नहीं हो रही, या बाप में नहीं है मगर बच्चे में हो रही है? एक बीमारी है, सुने सुने गौर से सुने मेरी बात, खोपड़ी खोलें तो मैं बात करूं, बड़े काम की बात करने जा रहा हूं मैं। सुने भाई, सपोज करें ये जीन है कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच, ठीक है। ये स्मॉल एच जो जीन है ये करने वाला है डिजीज। हाँ, अब कमेंट में बताएं कब करेगा, इस कंडीशन 1 में करेगा, या अब करेगा, या अब करेगा? कौन सी कंडीशन में बीमारी होगी? 1 में। आप कहेंगे सर रिसेसिव जीन एक्सप्रेस करते हैं जब वो होमोजाइगस हो। वेरी गुड, ये बात अपने समझ ली। तो भाई ये फीमेल है तो बीमार है या नॉर्मल है? आप कहेंगे सर ये नॉर्मल है मगर इसमें बीमारी वाला जीन है, ये अपने बच्चे को जीन भेज सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी मेल आप कहेंगे सर नॉर्मल है मगर इसमें बीमारी वाला जीन है, ये अपने बच्चे को जीन दे सकता। अगर यहां से भी खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से दोनों स्मॉल एच आए, ये जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, मुझे बताएं इसमें बीमारी होगी या नहीं होगी? अब आप समझेंगे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के डिफरेंस को। भाई खोपड़ी खोलें, स्क्रू अपने ढीले करें तो मैं बात करूं। हेरिडिटी का मतलब है जो सारे कैरेक्टर आपके अंदर हैं, चाहे जाहिर है चाहे जाहिर नहीं। अब मुझे बताएं ये बीमारी वाला कैरेक्टर इस मेल में है मगर छुपा हुआ है, ये बीमारी वाला जीन इस पेरेंट में है मगर छुपा हुआ है। तो छुपे हुए कैरेक्टर और जाहिर कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर को मिला के कहा हेरिडिटी। वो कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो बच्चे में जाहिर हो रहे हैं, जो अपीयर हुए हैं, उन कैरेक्टर को कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? जाहिरी कैरेक्टर। और हेरिडिटी का क्या हुआ? सारे कैरेक्टर। समझ आया? समझ आया? ओके। अब मुझे बताएं स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब सारे कैरेक्टर जीन कंट्रोल करता है सर। हेरिडिटी कैरेक्टर जीन की बात कर रहे हैं आप। इनहेरिटेंस कैरेक्टर का अपीयर होना सर जीन करता है, ये भी। वेरिएशन सर ये भी जीन करता है। तो भाई मैंने ये तीनों जीन के काम लिखे हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय जीन, अपीयर करवाना भी जीन का काम, चेंज लाना भी जीन का काम। तो मैं कहूं स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स तो भी सही है, मैं कहूं स्टडी ऑफ हेरिडिटी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स तो भी ठीक है। मैंने टोपी ड्रामा किया है, आपको पागल बनाया है, ये बड़े वाली डेफिनेशन बताई है। आप कहेंगे वाह वाह, स्टडी ऑफ वेरिएशन हेरिडिटी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। भाई स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ये भी सही है। इनहेरिटेंस का मतलब है कैरेक्टर का जाहिर होना, जो कैरेक्टर शो हो। जो कैरेक्टर छुपा हुआ है उसे इनहेरिटेड कैरेक्टर कहेंगे।
ओके 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 ओके। हेरिडिटी ट्रांसमिशन क्या है? हेरिडिटी ट्रांसमिशन आप कहेंगे सर सारे कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। जब सर सारे जीन जा रहे हैं तो कैरेक्टर भी सारे जा रहे हैं ना। हाँ सर बिल्कुल। ओके ओके ओके, मैं आपकी बात से 110% मुत्तफिक हूं। हमने पढ़ लिया है अब जेनेटिक्स को सिंपल वे में, जस्ट डेफिनेशन। भाई सुने भाई, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है जॉनसन। जॉनसन, JOHN, जॉनसन। इसने 1909 में जीन का टर्म दिया। ठीक है, जीन का टर्म। मगर मैं बात कर रहा हूं एक साइंटिस्ट की जो 1822 में पैदा हुआ, 1884 में हैज गॉन, टिकट कट गई उसकी। इस मशहूर साइंटिस्ट का नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। ये जो ग्रीगर जॉन मेंडल हैं 22 में पैदा हुए, 84 में एज गॉन, तकरीबन 62 साल इसकी एज हो गई, काउंट कर लें। ये कहलाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। हालांकि हालांकि ये जो ग्रीगर जॉर्ज मेंडल हैं ये थे कौन? ये थे मैथमेटिशियन। अरे भाई मैथमेटिशियन बायो में आकर जेनेटिक्स का फादर बन गए। तब कब? 1856 से लेकर 1863 तक इसने काम किया। थोड़ा थोड़ा काम 65 तक चलता रहा। ये इसने काम किया है 56 से 63 तक। इसने काम किया है जेनेटिक्स के ऊपर। और इसने प्लांट सेलेक्ट किया था पी प्लांट। पी प्लांट, मटर का पौधा, जिसको हम कहते हैं गार्डन पी। गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटिवम। ये साइंटिफिक नेम है इसका प्लांट का, ये कॉमन नेम है, और इसको हम पी या सिंधी में मटर कहते हैं। मगर प्लांट नहीं, मटर मटर। ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। इस बेचारे ने काम किया, डार्विन का दौर था भाई। डार्विन इस टाइम का बड़े में बड़ा साइंटिस्ट था। तो जो, हाँ मेरे स्टूडेंट है ना, स्पेलिंग में तो आप मिस्टेक करेंगे ना, मैं भी करता हूं, छोड़ दें, खैर है। हाँ भाई, क्या कह रहा था मैं? डार्विन। डार्विन बड़ा साइंटिस्ट था। तो जो डार्विन था सारी दुनिया उसको मान रही थी, वाह भाई वाह भाई वाह वाह, एवोल्यूशन की बात हो रही है। उसके जमाने में मेंडल भी काम कर रहा था जेनेटिक्स पर। मेंडल ने बहुत सर लगाया, भाई ऐसा है वैसा है, ये है वो है, मैंने काम किया है, जीन ऐसे काम करते हैं वैसे वैसे। किसी ने नहीं माना, बेचारा मर गया, अपना काम करके मर गया। 1900 सदी में, जब 1900 के बाद टाइम आया तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई। देखें भाई, क्रोमोसोम ही नहीं है डिस्कवर, पहले ही इसने काम किया है जीन पर, उसके काम कर, उसकी नेचर पर, उसके एक्सप्रेशन पर। क्या इसने जीन देखा होगा? नहीं। किसी ने क्रोमोसोम भी नहीं देखा होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी भी नहीं उस टाइम। इतने ऐसा बड़ा काम किया है मैथमेटिक्स को यूज करके, किसी ने नहीं माना। सबने कहा दिखाएं, प्रूव करके हमें दिखाएं। क्या दिखाऊं? इसने कहा ये ऐसे फैक्टर जीन है। वो कह रहे थे दिखाएं। अब दिखाने के लिए इसके पास कुछ था नहीं, तो भाई किसी ने नहीं माना। जब मर गया, मेंडल के काम को दोबारा किया गया 1900 सेंचुरी में। जब दोबारा इसके काम को किया गया, 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, मैं पढ़ाऊंगा, ह्यूगो डेवरीज एंड शेरमार्क। उसने मेंडल के काम को दोबारा किया। फिर सोचा अरे भाई मेंडल तो सही था, वो तो सही था, हमारे बॉडी में जीन है, कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को, डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। बच्चा वो होता है जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा भाई इसको करो फादर ऑफ जेनेटिक्स। मरने के 35 साल बाद
30-35 साल बाद ये बना फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको पता ही नहीं खुद को कि मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हूं, मगर इसकी बातें हम कर रहे हैं क्योंकि इसने बड़ा बड़ा खानदानी काम किया था, है ना। चलो भाई, चलो हम तो मान लेते हैं। मैं अगर किसी साइंटिस्ट को अक्लमंद मानता हूं तो वो ये साइंटिस्ट है मेंडल। बाकी जो साइंटिस्ट थे उनसे जो डिस्कवरीज हुई हैं वो गलती से हो गई हैं, कर एक चीज रहे थे हो दूसरी गई, तो समझ गए अरे भाई ऐसा होता है क्या। तकरीबन ऑलमोस्ट ये खानदानी साइंटिस्ट था और इसके काम को किसी ने माना ही नहीं। ये चीजें प्रूव करेंगे कैसे ये टेक्निकल बंदा था, कैसे इसने काम किया। सुने भाई मेरी बात सुने, मैथमेटिशियन था, इसने प्लांट ग्रो करवाए थे 28,000 प्लांट ग्रो किए थे पी प्लांट के। जब इसने 28,000 प्लांट ग्रो करवाए तो उन फ्लावर के प्लांट थे रेड, यानी जो सीड था कौन से फ्लावर करने वाला था, रेड फ्लावर। अचानक रेड फ्लावर से कुछ पी प्लांट वाइट फ्लावर से पैदा हो गए। उसने कहा भाई मैंने जब प्लांट को ग्रो किया था रेड फ्लावर वाले प्लांट में से सीड लिया था, वाइट फ्लावर वाले कैसे बने, सीड तो बाहर से आया ही नहीं। तो इसने कहा देयर इज अ मसला, देयर इज अ प्रॉब्लम, कि ऐसा क्या है जो कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, जो चेंज लेके आ रहा है, वेरिएशन लेके आ रहा है, जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। यहां से इसने काम करना स्टार्ट किया। चलो एक और बात, ये एक चर्च का, क्रिश्चियनिटी का दौर था, बादशाही दौर था। क्रिश्चियनिटी के दौर में ये एक मॉन्क था चर्च में। मॉन्क कहते हैं जो चर्च को संभाले, क्रिश्चियन मजहब का था। ऑस्ट्रियन में अंदर एक चर्च था, पढ़ा लिखा था, गांव का आदमी था, पढ़ा लिखा था, इसको फादर किया था, फादर कहते हैं। मॉन्क था ये, पता है किंग का जमाना था। उस जमाने में क्या होता था, जो किंग होता था ना, किंग की बात तब तक नहीं मानते थे जब तक ये फादर मॉन्क ना कहे कि किंग का डिसीजन सही है। तो किंग का जो पावर है मॉन्क के आगे क्या है, जीरो। तो किंग जो है फंसा हुआ है किसके डिसीजन पर, मॉन्क के। तो मॉन्क क्योंकि ये एक अच्छा जेन्युइन बंदा था, अच्छी नेचर का बंदा था, साफ शिफाफ आदमी था, तो लोगों ने इसको किया मॉन्क। तो भाई जो मॉन्क होता था चर्च संभालने वाला, उसको जमीन दी जाती थी कि ये आप जमीन करें और खाएं। तो चर्च के इर्द गिर्द बहुत सारी जमीन थी, इसके कब्जे में थी, इसको दी गई थी, उसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जैसे आजकल आर्मी वाले रिटायर हो रहे हैं तो उनको दी जाती है ऑफिसर्स को, ऐसे। चलो फिर तो जो किंग्स थे उनको गुस्सा आया कि हमारा जो सारा पावर है इस फादर के पास है। तो इधर उधर चीजें हो गई, बड़ी लड़ाइयां, ये बड़ी डिटेल डिबेट है, उस पर हम नहीं जाते। मगर मेरे कहने का मकसद है उस टाइम की बात है जब किंग को माना जाता था। और पता है जब किंग का दौर था तब फीमेल की इज्जत कोई भी नहीं थी। ठीक है, तो फीमेल की इज्जत नहीं थी पिछले जमाने में। जब फीमेल की रिस्पेक्ट कम थी, जब फीमेल की रिस्पेक्ट कम थी तो उस टाइम क्या कहा जाता था, ये मानना जाता था कि जो मेल है वो जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, इस स्पर्म में इमेच्योर बेबी होता है, ये स्पर्म ट्रांसफर होता है फीमेल के अंदर, वो स्पर्म यानी इमेच्योर बेबी फीमेल के अंदर डेवलप होकर बच्चा बनाता है। फीमेल को बच्चा बनाने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट फीमेल के अंदर एक जगह है बच्चे को डेवलप करने की। जो बच्चा है वो टोटली मेल का है, जस्ट फीमेल बच्चे को बनाती है। ठीक है, डेवलपिंग ऑर्गन वहां पर है। तो ऐसा मतलब मेल साइड कंसेप्ट था उस जमाने में। जब इसने बातें की, कैरेक्टर इधर उधर दोनों से आ रहे हैं, हैरत नहीं हो रही आपको? जब सेल का सही पता नहीं था, इसने सेल के अंदर, ऑर्गेनेल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर जीन की नेचर की बात की है, जबकि उसको देखा ही नहीं।
तो कौन मानेगा भला? इतना अक्लमंद, इतनी बड़ी गहरी बात कौन मानेगा भला? इसीलिए किसी ने नहीं माना इसकी बातों को। सब कह रहे ये पागल हो गया है, ये मैथमेटिक्स वाली प्रोबेबिलिटी बता दे, बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। दिखाने के लिए तो इसको कुछ नहीं था ना भाई। चलो, तो भाई ये मेंडल था इस जमाने में। मेंडल जो है इसने क्या किया, दोस्तों को लिखे खत, दोस्तों को खत लिखे, और खत लिखने के बाद दोस्तों को खत में क्या लिखा, मोबाइल का जमाना नहीं था, खत में लिखा कि मुझे प्लांट चाहिए, कौन से, पी प्लांट चाहिए। दोस्तों ने 34 टाइप के 34 वैरायटी भेजी मेंडल को, किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने एक, किसी ने दो, तो 34 वैरायटी उसने कलेक्ट की, ली। और कलेक्ट करने के बाद, इन 34 को कलेक्ट करने के बाद 14 वैरायटी को इसने किया सिलेक्ट कि इन पर मैं काम करूंगा। भाई सुने, इसने कहा मैं पी प्लांट लूंगा और प्लांट पे स्टडी नहीं करूंगा। भाई पी प्लांट ही क्यों, क्यों आखिर पी प्लांट? गहरी बातें हैं ये, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इसने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया। थोड़ा बता रहा हूं सिंपल। मुझे बताएं, अगर कोई प्लांट 5 साल में ग्रो करने के बाद 5 साल में अपने प्लांट पैदा करे, सीड पैदा करे, तो उस पे आप जिंदगी में बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। या जो प्लांट 1 साल के अंदर 2-3 मंथ में ग्रो करे, उस पे आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रिजल्ट किससे ज्यादा? जो शॉर्ट ड्यूरेशनल हो, तो पी प्लांट शॉर्ट ड्यूरेशनल था। मेन पॉइंट ये थी कि मेंडल ने कहा मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, दुनिया को 2-3 मंथ के अंदर ये बन जाता है। तो ऑफ स्प्रिंग को देखकर बताएगा भाई देखो ये बाप ऐसा था, मेल प्लांट फीमेल प्लांट ऐसा था, ये देखो ये ऐसा हुआ है, ऐसा ही होता रहा है। तो इसने ये शॉर्ट ड्यूरेशन, बाकी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बायसेक्सुअल था, यानी मेल और फीमेल दोनों फ्लावर, दोनों पार्ट्स होंगे इसके पास। आसान था ग्रो करना इसको सही तरीके, डिफिकल्ट नहीं था। उस टाइम में इसको डिजीज ज्यादा नहीं लगी हुई थी कि इसको पालने में, संभालने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी, ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होगी इसको। बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। यहां तक आपने स्मूथली समझ लिया। जो चीजें नहीं समझी, नहीं समझ आएंगी, वो मैं कर ही नहीं रहा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अब गौर से सुनिए, इसने कहा भाई पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जेनेटिक्स पर काम किया है। हाँ भाई किया है। उन्होंने क्या किया है, आम के प्लांट पर काम किया है, रेडवुड पर काम किया है। भाई वो तो डेड पाम पर काम किया है, वो तो प्लांट 5 साल में ग्रो करते हैं। तो उन साइंटिस्ट की बड़े में बड़ी गलती ये थी कि उन साइंटिस्ट ने प्लांट सिलेक्ट किया था जो 2 से ज्यादा साल लगाए ग्रोथ करने में। एक प्लांट होते हैं एनुअल, एक प्लांट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, एनुअल। एनुअल प्लांट उनको कहते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर 5 महीने में, 6 महीने में, एक सीजन में कह लें, एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करे, विद इन ईयर, विद इन 1 सीजन। एक सीजन ले, भले 2 मंथ ले। और बायनियल प्लांट उनको कहेंगे, बायनियल प्लांट उनको कहेंगे जो 2 सीजन ले, जिसको ग्रो करने में 2 साल, 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाए तो वो बायनियल। और जो 2 साल से ज्यादा टाइम लें, ज्यादा सीजन, वही सीजन लग जाएं, वो उन्हें हम कहेंगे पेरिनियल। तो मेंडल ने कौन सा सिलेक्ट किया, शॉर्ट ड्यूरेशनल, एनुअल। बाकी साइंटिस्ट ने ऐसे सिलेक्ट किए थे। तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। साइंटिस्ट की और भी तो काम है कि सारी जिंदगी यही करते फिरेंगे, 5 साल इंतजार करेंगे कि किया था देखेंगे, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारी और चीजें हैं। और एक बात, बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, एक कैरेक्टर को फोकस नहीं किया था। मैंने जैसे मैंने क्या कहा, मेल और फीमेल के कितने कैरेक्टर लिए आपको समझाने के लिए? 3, हेयर वाला, आंख वाला और हाइट वाला। मेंडल ने कहा नहीं भाई, कैरेक्टर तो लाखों हैं, मगर मैं स्टडी करूंगा एक 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 पर, बस एक पर। बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया था, 4-4, 5-5 कैरेक्टर इकट्ठे स्टडी किए थे।
तो जो रिजल्ट लेने में आप समझेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जब बहुत कैरेक्टर मिला के पढ़ेंगे ना, 2 3 4 5 6, तो रिजल्ट सही नहीं बनेगा, हमसे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो मेंडल बड़ा होशियार बंदा था, बाकी लोगों का इसने काम देखा, फिर इसने जो है वो अपना काम स्टार्ट किया। अब सुने, मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया उसमें कुछ कैरेक्टर थे डोमिनेंट और कुछ कैरेक्टर थे रिसेसिव। मैं लिस्ट बना के दिखाता हूं आपको। एक प्लांट था टॉल, दूसरा प्लांट था डॉर्फ। ठीक है, एक प्लांट था जो है रेड कलर का फ्लावर करने वाला, रेड या वायलेट कह लें, कोई भी आ सकता है आपके पास, रेड फ्लावर वाला, और दूसरा फ्लावर था प्लांट था व्हाइट फ्लावर वाला। ठीक है, एक प्लांट था जिसके अंदर फ्लावर जो है साइड में लगते हैं, एक्सियल फ्लावर कहते हैं, एक्सिलरी फ्लावर कहते हैं। और एक प्लांट होता है जिसके अंदर फ्लावर चोटी पर लगते हैं, उसे हम टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। ऐसा प्लांट जिसकी चोटी पर फ्लावर लग जाए तो ऐसे प्लांट को टर्मिनल कहते हैं फ्लावर्स को। अगर ऐसा प्लांट जिसके साइड में फ्लावर लग जाए और प्लांट आगे ग्रो करता बढ़ता जाए, साइड में फ्लावर करता जाए और आगे बढ़ता जाए, तो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं एक्सिलरी फ्लावर। ठीक है, ये टर्मिनल फ्लावर। भाई मैं जस्ट नेम लिख रहा हूं 7 कैरेक्टर के, बाकी मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, ये 3 कैरेक्टर हो गए। कमेंट में तो बताएं मुझे, टाल और डार्फ, ये 2 वैरायटीज हैं प्लांट की, ये कैरेक्टर कौन सा है? हाइट है, कलर है, शेप है? हाइट है। मतलब एक कैरेक्टर के लिए उसने कितने प्लांट चुने? 2, एक टाल एक डार्फ। फ्लावर का कलर, एक कैरेक्टर है उसके लिए 2 प्लांट चुने, रेड एंड व्हाइट फ्लावर वाला। फ्लावर की पोजीशन, एक कैरेक्टर है उसके लिए 2 प्लांट इसने चुने, एक्सिलरी फ्लावर वाला और टर्मिनल फ्लावर वाला। उसके बाद सीड की शेप, एक पी प्लांट थे जो सीड कर रहे थे राउंड गोल गोल, और एक प्लांट थे जो सीड कर रहे थे गुंजदार, रिंकिल सीडेड प्लांट थे। इसने कहा मैं टाल को डॉर्फ से क्रॉस कराऊंगा, फिर पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रही है। रेड को व्हाइट से, एक्सिलरी को टर्मिनल से, राउंड को रिंकिल से। तो सीड शेप के बाद सीड का कलर था, सीड का जो कलर था उसमें एक सीड था येलो कलर वाला और एक सीड था कौन से कलर वाला? ग्रीन कलर वाला। उसके बाद पोड, पोड किसको कहते हैं भाई? ये आपके मटर हो गए। मटर किसमें होते हैं? फली के अंदर होते हैं। वो जो फली होती है उसको, वो जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पोड। ये पोड है। तो ये जो पोड है इसकी शेप और ये जो पोड है उसका कलर, पोड की शेप क्या हो सकती है? छोटे मटर वाली जो पोड है वो क्या होगी? वो कंस्ट्रिक्टेड होगी, नैरो होगी, और बड़े मटरों वाली क्या होगी? मोटी होगी। तो पोड की शेप एक थी इन्फ्लेटेड। क्या थी? पोड की शेप क्या थी? इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड लिख लें भाई, इन्फ्लेटेड, या डायलेटेड लिख लें, डायलेट। और एक थी कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट, ये कंस्ट्रिक्ट और ये डायलेटेड। और पोड का कलर जो था, एक क्या था? ग्रीन, और दूसरी का था येलो। येलो। ये 7 कैरेक्टर हैं, 7 कैरेक्टर हैं। जल्दी कमेंट में बताएं तो मैं क्लास को वाइंड अप करूं। डार्फ और टाल, ये 2 ट्रेड के अंदर, कैरेक्टर के अंदर वैरायटीज हैं। कैरेक्टर कौन सा हो गया? हाइट। वेरी गुड, ओके। रेड एंड व्हाइट, कैरेक्टर को क्या नाम देंगे? ओके, कलर। टर्मिनल एंड एक्सिलरी, कैरेक्टर को क्या नाम देंगे? पोजीशन ऑफ फ्लावर। सीड राउंड है या रिंकिल है, कैरेक्टर को क्या नाम देंगे? सीड शेप। सीड ग्रीन है या येलो है, कैरेक्टर को क्या नाम देंगे? चलो भाई, ओके हो गया, ओके हो गया। कल इन पर हम बहसबाजी करेंगे और यहां से ही आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह।